नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी और उसके साथ साथ शिक्षा शास्त्र दोनों को अच्छे से बता दिया। फिर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना प्रारंभ किया था। उस क्रम में अब तक हम लोगों ने 4-5 प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया, क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे वो सीटेट ईवीएस 2015 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, आज हम लोग उस पेपर को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ देखिए, मैं आपको हर बार बताता हूं, इस बार बता रहा हूं, आप 3-4 चीजों का बहुत अच्छे ध्यान रखे रहिएगा। पहला, जहां ऑप्शन में अवसर मिल जाए, अनुभव मिल जाए, पर्यावरण से जुड़ाव मिल जाए, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है ये आंसर सही होते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आप ढूंढिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगली बात यह है कि आपको पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव ढूंढिए, नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव ढूंढिए। ठीक है, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, इस 2015 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर को हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। अर्थात एनसीएफ 2005 ने बताया है कि कक्षा 1 और 2 के लिए कोई किताब नहीं होगी, ना ही कोई पाठ्यक्रम होगा। तो ऐसा क्यों कहा गया है, आपको सही ढूंढना है। पहला, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के कक्षाओं के लिए है। ऐसा क्यों भाई, 1-2 वाले नहीं पढ़ेंगे? तो ये गलत हो गया। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? ये भी गलत हो गया। संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, और लास्ट है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, इसको ध्यान समझिए, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। अर्थात जो एनसीएफ ने कहा है कि जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं उनको गणित और भाषा के माध्यम से ही आप पर्यावरण पढ़ा दीजिए, अलग से कोई किताब मत लाइए। यानी कि जो परिवेश है उसी परिवेश की हेल्प से उन्हें ईवीएस बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं बतानी है। मतलब हमारे देश में अलग अलग खाने, अलग अलग भोजन खाए जाते हैं, इसको बताना है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? देखिए, सर्वोत्तम विधि या सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका वही होगा जहां बच्चों का डायरेक्ट जुड़ाव होगा। पहला नंबर, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में प्रोजेक्ट बनवाना। विद्यार्थियों से पूछे उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। और यही सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए, आपने बच्चों से पूछा आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग भोज्य सामग्री बताएंगे। जब अलग अलग बताएंगे तो उसके बारे में आप चर्चा करवा दीजिए। और इससे बेस्ट एग्जाम्पल तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे सीधा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जिस ऑप्शन में या जिस उत्तर में बच्चों का जुड़ाव हो गया, तो उससे बढ़िया आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्न सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़ के। यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से सब रूल फॉलो होगा, एक को छोड़ करके जब आप ईवीएस पढ़ाते हैं तो। पहला, मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब ये होता है बच्चा जो देख पा रहा है उससे, और उससे जोड़ते हुए जो नहीं देख पा रहा है उसको समझाने का प्रयास करें। जैसे अगर बच्चा पेड़ देख रहा है, पेड़ में फल देख रहा है, तो आप फल की मदद से बताइए, देखो बेटा फल कैसे आया, पहले पेड़ पौधा था, फिर पहले बीज था, फिर पौधा आया, फिर शाखाएं आई, तना आया, फिर पेड़ बड़ा हुआ, और तब इसमें फल लगने शुरू हुए। ठीक, यानी कि जो चीज वो देख पा रहा है उसकी मदद से अनजान चीजों को बताना है। तो ये सही है, पहला सही है। सरल से कठिन, ये भी सही है। पहले आप छोटी छोटी चीजें बताइए, फिर बड़ी चीजें। और स्थानीय से वैश्विक, पहले उसके आसपास की चीजें की जानकारी दीजिए, फिर बड़े स्तर पर दीजिए। तो ये भी सही है। लास्ट है अमूर्त से मूर्त, ये उल्टा हो गया, तो यही गलत है। ठीक है, उसमें कहा है ना कि किसे छोड़ करके सारे रूल फॉलो होते हैं, तो ऊपर के 3 रूल तो सही है, लास्ट वाला बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल डी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तालिका का अध्ययन करिए और बताइए क्या लिखा है। पेट्रोल का देखिए, पेट्रोल की वैल्यू 2007 में कितनी है? 47 रुपये 74 पैसे। देखिए, पेट्रोल की वैल्यू 2007 से 2014 तक कैलकुलेट करना है। और डीजल की, पेट्रोल की वैल्यू 2007 में कितनी थी? 47 रुपये 74 पैसे।
बाद में कितनी हो गई, 61 रुपए 33 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो 35 रुपए 21 पैसे, और इससे बढ़ के हो गया 50 रुपए 51 पैसे। अब हमसे पूछ रहा है कि उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी ने अपने नोटबुक में कुछ लिखा है। क्या लिखा? पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। देखिए यहां भी पेट्रोल महंगा था। 2007 में डीजल कितना था? डीजल था 35 में, पेट्रोल 47 में था। 2014 में डीजल आया 50 में, पेट्रोल 61 में। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन तो उसका सही है, पेट्रोल डीजल से महंगा है। अगली बात, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। देखिए पेट्रोल की वृद्धि हुई है 17, और अगर यहाँ मोटा मोटा पकड़े 47 है, 13 और 14, और ये 15, और ये लगभग कितना 15, ठीक है। तो 15 की बढ़त यहाँ हुई है, 14 की यहाँ, लेकिन प्रतिशत की बात करेंगे तो ये ज्यादा हुआ है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर कह रहा है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन मतलब जैसे बस हो गया, अगर कार हो गया, मतलब जो सवारियों को ढोती है, ये बिल्कुल सही है। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग भी करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। लास्ट वाला लिखा है कि डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल गाड़ी खरीदनी चाहिए। नहीं, पर्यावरण कभी ऐसा नहीं कहेगा कि आप गाड़ियां खरीदे और पर्यावरण प्रदूषण फैलाइए। तो ऑप्शन पढ़ते समय आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि ईवीएस के दृष्टिकोण से, यानी कि एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से भी चीजें सही हो। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें, मतलब पौधों को वो देखे समझे। अच्छा, सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझाना पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने वाले स्थान में अंतर का अवलोकन करना। भाई अवलोकन तो करवाना ही चाहती थी, तो यहां भी आ गया अवलोकन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही कह रहा था क्वेश्चन कि पेड़ पौधों का अवलोकन को करवाना है, तो आ गया ना, ऊंचाई का, कौन पौधा बड़ा है, कौन छोटा है, कौन हरा है, कौन पीला है, उसका वो अवलोकन करे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? यानी कि छोटे बच्चों का आप ईवीएस के दृष्टिकोण से आकलन करना चाहते हैं, तो इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन होगा? पहला, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग और स्मरण करना। देखिए, प्रश्न पूछना आलेखन का एक अच्छा तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। न्याय और समानता के प्रति चिंता, ये नहीं, चिंता फिंता नहीं होगा। लास्ट में स्मरण रखना, ये भी नहीं है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, एक प्रश्न करना, एक सहयोग, एक प्रश्न करना, एक सहयोग। आकलन करते समय हमेशा आप बच्चों का सहयोग करिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा कम बता पा रहा है तो उसको डांटने लगिए, तो सहयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 67 नंबर, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप योजना में क्या सम्मिलित करेंगे या करेंगी? ठीक है, मतलब अब उन्होंने कहा कि जाइए बच्चों को घुमाइए, घुमाने के लिए आप क्या ऐसा बना, मतलब क्या काम करेंगे कि ये यात्रा सफल हो, जो बच्चे करने जा रहे हैं, जो देखने जा रहे हैं, वो अच्छे से समझ पाए। चलिए, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी और पढ़ने के लिए कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों का साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना विद्यार्थी अनुशासित रहे, शांतिपूर्ण अवलोकन करें, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ये बिल्कुल सही है, बड़ा वाला ऑप्शन भी है और बिल्कुल सही भी है। अर्थात आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल में बच्चे हर चीज को नोटिस करते जाएंगे कि मैंने ये देखा, ये देखा, ऐसी चीजें देखी, और उसको बताने से पहले उनको समझाइए कि बेटा देखो यहाँ जाओगे तुम्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इसके विषय में तुम्हें ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो बच्चे खोज खोज के उस चीज को लिख के लाएंगे। तो सबसे शैक्षिक भ्रमण का सबसे उपयुक्त जो लाभ, यानी कि या कह सकते हो उसको अच्छा बनाने के लिए,
ये जो लास्ट ऑप्शन है ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 68, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब कहानी और कविताओं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे, उससे क्या लाभ होगा, देखते हैं। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, ये तो नहीं होगा। भाषिक कौशल को नहीं, कक्षा की विविधतापूर्ण नहीं। पहला देखिए, सीखने के लिए संदर्भगत, संदर्भगत एक कठिन शब्द है लेकिन उसका मतलब बहुत ही आसान है। संदर्भगत मतलब होता है कि अच्छे से सिखा देना। जैसे कहानी कविता को अगर आप पढ़ के बताएंगे तो बच्चा आराम से सीख जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ, कहानी कविता के माध्यम से उसको मजा भी आता है सीखने में और वो उसको उसी फ्लो में अच्छे से सीख भी जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना एकदम राइट आंसर है। ठीक है, पहला नंबर। 69 नंबर, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी। मतलब वो जलाभाव के बारे में बताना चाहती है। ठीक है, जलाभाव मतलब जल की कमी। अब वो निम्न 4-5 कार्य करवा रही है, इसमें सबसे अच्छा कौन होगा उसको ध्यान देखिएगा। पहला, उपयुक्त विषय पर परीक्षा का आयोजन करके, परीक्षा में बच्चे नकल भी मार सकते हैं तो सही नहीं है। यह पता करके उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की, ये बिल्कुल सही लग रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं। जल संरक्षण में पोस्टर नहीं, बच्चों को जल संरक्षण में नारे, ये सब नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेकंड नंबर। वो पता करेगी, बेटा तुम पानी बचाते हो, कई बाल्टी नहाते हो, 2 कितना लड़ाते हो, 3, अरे नालायक कहीं का, बचाया करो। तो अलग अलग बच्चों से बात करेंगी और वो समझेंगी या जानेंगी कि कौन बच्चा किस प्रकार से पानी बचा रहा है और उसी के बाद वो उसी का उदाहरण लेके बच्चों को समझाएंगी। तो जलाभाव के बारे में चर्चा करते समय सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आपका सही उत्तर होने का, वो कौन सा है आपका? सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के लिए शिक्षार्थियों में निम्नलिखित किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? देखिए, जब भी आप मानचित्र सिखाना चाहते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप नक्शा बनाते हो, मान लीजिए 2 प्लेस है, ठीक है, 2 प्लेस है, एक ए है एक बी है। अब आपको इस प्लेस को मानचित्र पे दिखाना है, तो सबसे पहली चीज ये आपकी डायरेक्शन आपको आना चाहिए। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, मतलब बी से ये किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, यानी कि आपको दिशा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डायरेक्शन का जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये किस स्थिति पर है, मतलब कहाँ है ये, कहाँ है ये। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, वैसे ही किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को, किसी भी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं? सबसे पहले जानते हैं ये है कहाँ पे, किस जिले में है, किस प्रदेश में है, किस देश में है। और उसके बाद जब ये हम जान जाएंगे तब हम जानते हैं किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अर्थात ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, या नॉर्थ जाना है, या साउथ। तो मानचित्रण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिशा बोध और स्थिति की जानकारी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3, 2 नहीं 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है अगर आप मानचित्र पे काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, दो काम आपसे कह रहा है, एक तो आपको बीजों से तेल लाना है, दूसरा सब्जी बनती है इसके पत्तियों से। नारियल के पत्ती सब्जी बनता नहीं, हटाइए। बंद गोभी सब्जी तो बनता है लेकिन तेल नहीं देता, हटाइए। सरसों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि सरसों के बीज से तेल भी बनता है और उसकी पत्तियों को लोग साग बना के या सब्जी बना के खाते भी हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरसों। 72 नंबर, देखिए मलेरिया क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, पूछ लिया। कह रहा है कि मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है, या रोगों का कौन सा पेयर है, या जोड़ा है, या समुच्चय है। तो देखिए, मच्छरों के काटने से, मैंने आपको बताया था, मच्छरों के काटने से DCM, ठीक है, सॉरी, मच्छरों के काटने से आपको DCM, यानी कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये 3 रोग होते हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और तीनों रोग बड़े खतरनाक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए आपका कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया,
ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके। 73 नंबर देखिए, लिखा है किसी राज्य के मानचित्र में एक सिरे पर लिखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 110। देखिए कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लिखा है 110 के बराबर है। कह रहा है कि इस मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 9.7 सेमी। सेमी है। कह रहा है कि वास्तविक दूरी कितनी होगी? देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 110 है, 110 तो 9.7 सेंटी बराबर हो जाएगा 9.7 गुणे 110। गुणा कर दीजिए 11 सत्ते 77 और 11 9 99 और ये 106, 106 जीरो दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 1067 सेमी। 1067 सेमी, इसको आप किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से भाग दे दीजिए, 1.067 किलोमीटर, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भाई 1 सेंटीमीटर को दिया था, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, सवाल कह रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी इतना है, तो जब 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9.7 गुणे कितना? 9.7 गुणे 110। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये भी देखिए खूब पूछ रहा है, दबा के हर बार पूछ रहा है, इस बार भी पूछ लिया। क्या कर रहा है कि कांसे के बारे में या ब्रास के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और कौन सही आपको चुनना है। पहला, यह एल्युमिनियम आयरन कॉपर जैसा ही, यह एल्युमिनियम आयरन कॉपर जैसा ही एक तत्व है। दूसरा, इसे भट्ठी में कॉपर और टिन, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि कॉपर और टिन से ही ब्रास बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। आदिवासी लोग ब्रास का उपयोग हजारों साल से कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। डी नंबर लिखा है कि यह ब्रास की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत होती है। नहीं, एल्युमिनियम ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो बी और सी तो सही हो गया, डी गलत हो गया। अब ए को चेक कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि यह एल्युमिनियम आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ठीक है, देखिए कॉपर एल्युमिनियम जो है वो स्वतंत्र तत्व है, लेकिन जो आपका ब्रास बनता है, ब्रास, इसको दो को मिला के बनाया गया है, इसलिए ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी। ठीक है, बी और सी सही उत्तर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रास को दो लोगों को मिलकर तब बनाया जाता है। एल्युमिनियम अपना अलग से अकेले होता है, टीन अलग होता है, और सॉरी आयरन अलग होता है, कॉपर अलग होता है। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? मतलब अगर आप प्राथमिक स्तर पर आकलन करना चाहते हो तो दो बेस्ट कौन से हैं वो आपको ढूंढना है। परियोजना कार्य बिल्कुल होना चाहिए, परियोजना कार्य तो होना ही चाहिए, ये नंबर सही है। क्षेत्र भ्रमण भी होना चाहिए, बच्चों को जाइए घुमाइए, वो सीख जाएं। देखिए इस जनरल लिखना कोई बहुत बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप नोट बना बना के बच्चों को दीजिए, छोटे बच्चे हैं ना तो उनके लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये नहीं होगा। विचार मानचित्रण ये भी नहीं होगा, तो कहां आपका ऑप्शन नंबर ए और बी इज द राइट आंसर, यानी कि थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, जिसमें कि परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा आप बच्चों को ईवीएस अच्छे से सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 76 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? मतलब आप उनको नक्शा पढ़ना बताना चाहते हो तो सबसे बढ़िया क्या होगा वही आपको ढूंढना है। शिक्षार्थियों को निर्देश देना, वे घर से भारत का नक्शा ले आएं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। अब देखिए बड़ा वाला ऑप्शन आ गया, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। शिक्षार्थियों की सहायता करना, वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और सापेक्ष स्थिति और दिशा, आ गया ना, उस पर ध्यान केंद्रित करें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, और आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां मानचित्र है वहां अगर सापेक्ष स्थिति और दिशा आ गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? मतलब छोटे बच्चों को अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण कौन होना चाहिए? आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो बताया था हमने, जहां जोड़ना अवसर अनुभव आ जाएगा तो वही सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 78 नंबर देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन काम है जो पर्यावरण अध्ययन में नहीं करना चाहिए? पहला, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्वानुमान। देखिए इसमें कह रहा ना कि पर्यावरण कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि जैसे आप ईवीएस पढ़ाना चाहते हो शिक्षण में, उन प्रक्रिया आधारित कौशल को आपको बढ़ावा देना है। तो बढ़ावा देने के लिए इसमें आप क्या नहीं करेंगे? निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्वानुमान। देखिए आप पूर्वानुमान नहीं कर सकते कि मेरा ये एकदम सही ही होगा। आप निर्धारण कर सकते हैं, निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि हाँ ये गलत हुआ सही हुआ, अवलोकन भी कर सकते हैं कैसे चल रहा है, लेकिन पूर्वानुमान यानी कि पूर्व से ही नहीं बता सकते कि ये शिक्षण पद्धति सही होगी या नहीं सही होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, मिजोरम 79, मिजोरम में की जाने वाली झूम कृषि के विषय में कथनों का चयन कीजिए। तो जब मैंने आपको झूम कृषि बताई थी तो बताया था कि देखिए झूम कृषि उत्तर भारत में मिजोरम में की जाती है, पहला। दूसरी बात ये, जंगलों को, झाड़ झरकटों को काट के वहीं जला देते हैं, फिर वहां खेती करते हैं। खेती करने के बाद उस जमीन को परती छोड़ देते हैं ताकि वहां पे 2-3-4 साल बाद फिर जंगल आ जाए। इसके साथ ही साथ एक ही खेत में कई प्रकार की फसलों को भी उगाया जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ समय तक, वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है, पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को वहीं जला देते हैं, तो बी वाला भी बिल्कुल सही है। सी, बीज बोने से पहले गहरी जुताई की जाती है, नहीं, सी नंबर आपका नहीं सही है। डी, एक ही खेत में 3-4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। ई नंबर, आवश्यकता अनुसार नहीं, इसमें खाद वगैरह नहीं प्रयोग किया जाता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए बी डी यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 80, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? मतलब राधा जो है अलग अलग यात्रा करती है तो टिकट लेती है अलग अलग। अब वो उस टिकट की मदद से कौन सी जानकारी बच्चों को दे सकती है, ध्यान से समझिएगा। पहला, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी अलग अलग होती है। बस से जाएंगे किराया अलग, एरोप्लेन से जाएंगे किराया अलग, रेलगाड़ी से जाएंगे किराया अलग। यानी कि पहला नंबर तो बिल्कुल सही है, चर्चा हम इससे करा सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। देखिए यात्रा की जो लागत होती है उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर नहीं करती, डिस्टेंस भी निर्भर करती है, दूरी पर भी करती है। ठीक है, तो ये नहीं सही होगा। सी नंबर, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप रेलगाड़ी से जाते हो कहीं, बस से जाते हो कहीं, तो टिकट तो आपको चाहिए, क्योंकि टिकट से ही हमें बताना है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, बाकी डी वाला भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टिकट हमें, अगर हम अलग अलग साधन से जा रहे हैं तो अलग अलग हमें टिकट चाहिए। बस का टिकट अलग, रेलवे का टिकट अलग, एरोप्लेन का टिकट अलग। साथ ही साथ सार्वजनिक वाहन जो है, जो एक साथ कई लोगों को लेके जाते हैं, उसके लिए भी हमें टिकट चाहिए। चलिए अगला, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? तो मैंने आपको बताया था कि जो पक्षी होते हैं उनकी, देखिए जो भी पक्षी होते हैं, पक्षी, उनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं, है ना। वो इधर से एक पहली वाली को देखते हैं, इधर से दूसरी वाली को। अब देखते रहते हैं, देखते, लेकिन जब देखते हैं यार पहली वाले से बढ़िया दूसर की वाली है और वो इधर जा रही है, तो ऐसे ऐसे गर्दन घुमाते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे आंख का जो ये ब्लैक पोर्शन है, ऐसे देखेंगे तो इधर चला जाएगा, ऐसे देखेंगे तो इधर, लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं हो पाता।
इसलिए अपनी वो गर्दन घुमाते हैं। अर्थात पक्षियों की आंखें घूम नहीं सकती या पक्षियों की आंख की पुतलियां घूम नहीं सकती, जिस कारण से वो अपनी गर्दन को ही घुमाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसलिए वो अपनी वो गर्दन को हिलाते हैं। ठीक है। 82, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब वो चाहती है कि आम का मजा वो ठंडी मिले, उसके लिए वो क्या करे? पहला, जूस तैयार करना, वो तो 2 दिन में खराब हो जाएगा। प्लास्टिक के थैले में रखना, सड़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में रखना, वो भी सड़ जाएगा। लास्ट, अचार और आम पापड़। आम पापड़ और अचार बना के आप उसको 1-2 साल तक आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है या जंतु है जिसके अग्रदांत बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटने या कुतरने का काम करती है। देखिए, इसमें से जैसे जो गिलहरी होती है, आप देखे होंगे, हमेशा कुछ न कुछ काटती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ये जो दांत है वो बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं करेगी तो उसका ये दांत बढ़ के उसके ही मुंह को फाड़ के निकल जाएगा। इसलिए वो दांत घिसने के लिए लगातार कुछ न कुछ करती रहती है या खाती रहती है, जिसके उसके दांत घिसते रहते हैं और वो अपनी चीजों को मेंटेन कर रहती है। ठीक है। जैसे औरतें होती हैं, जब उनको गुस्सा आएगा, कहीं नहीं निकाल पाएंगे तो हस्बैंड को चाट्टो सुना देंगी, वैसे ही वो भी काम करती है। ठीक है। चलिए अगला 83 नंबर 84 नंबर, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से मृदा, देखिए, अगर बार बार आप रासायनिक केमिकल्स वगैरह यूज करेंगे तो आपकी जमीन जहरीली हो जाएगी और धीरे धीरे उसमें फसल बंद हो जाएगा, फसल होगा ही नहीं, अर्थात आपकी भूमि बंजर हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 85, केरल के निकटवर्ती राज्य, देखिए केरल आपका यहाँ नीचे है, भारत का जब नक्शा आप देखेंगे, भारत का नक्शा, ठीक है, तो यहीं पे केरल आपका है, बगल में आपका कर्नाटक है, उधर आपका तमिलनाडु है। तो केरल के पड़ोसी कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं? समुद्री मछली। देखिए, तेल में तल करके मछली जम्मू कश्मीर भी खाई जाती है, लेकिन वहां समुद्र नहीं है। समुद्र आपका निम्नलिखित जो ऑप्शन है, इसमें आपका चारों ऑप्शन में समुद्र केवल कहाँ है आपका जानते हैं? गोवा में। तो इसका आंसर तो सीधा मार सकते हैं, गोवा। और गोवा में ही मछलियों को नारियल के तेल में तल के खाया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पे खाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा। रेगिस्तानी ओक के बारे में कथनों का चयन कीजिए। देखिए, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। इसकी मोटाई कमरे के बराबर होती है, तनों में यह पानी खींच लेता है और तनों में लोग पाइप डाल के पानी पीते भी हैं। पानी ऐसे खींचता है, इसकी जड़ें 30 गुना अंदर जमीन में जाके पानी खींच के लाती हैं, तब ये रखता है। चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शन। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कमरे के लगभग बराबर होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक पेड़ में जमीन में जाती हैं, ये भी सही है। वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, बिल्कुल सही है। डी नंबर ऑप्शन, यह अबू धाबी में नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है भाई? 88 नंबर, क्या लिख रहा है? कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी पे बैठा, 7:45 पे मडगांव से चली, अगले दिन अर्थात 3 को 4:45 पे पहुंच गई। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो चाल बताइए। देखिए, औसत चाल आपसे पूछा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, 2 तारीख को चली है, 1 महीना 2015 को, 2 तारीख को चली है और 3 तारीख को पहुंच गई, जहां उसको जाना था वो 3 तारीख को पहुंच गई। कब चली थी? 7:45 पे। पहुंची कब है? 4:45 पे। ठीक है, 7:45 चली थी, 4:45 पे पहुंच गई। एक बात आप बताइए, अगर ये 7:45 से चल के 7:45 पर ही पहुंची होती तो 24 घंटा लगता, मतलब 7 बजे चली, 7 बजे पहुंच गई तो 24 घंटा लगता। लेकिन ये 4 बजे पहुंच गई, 3 घंटा पहले, यानी कि पूरा समय कितना लगाया इसने? समय लगाया इसने 21 घंटे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
दूरी कितना है 1140, सॉरी 1140, और समय कितना है 21। इसको आप भाग दे देंगे तो लगभग 54 आएगा, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। अगला 89, देखिए नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति, ये आपको हम बता रहे हैं, एक दिन मैप आपको हमें बताना है, जल्दी बता देंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, तो मैप आपको जानना बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के नीचे जस्ट आपका आता है एमपी यानी कि भोपाल वाला इलाका। कह रहा है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल गया, मतलब नीचे आया, जब नीचे आया मतलब किस दिशा में गया, दक्षिण दिशा में गया। इसके बाद झारखंड, झारखंड इधर पड़ता है, इधर चला आया यानी कि पूर्व में गया। तो दिल्ली से पहले भोपाल गया तो दक्षिण में गया, फिर इधर गया तो पूर्व में। तो पहले कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में, फिर जाएगा पूर्व दिशा में। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में क्या विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ये 4 जानवर हैं, इनमें क्या विशेषता पाई जाती है। पहला, वे जहरीले होते हैं, कछुआ तो जहरीला नहीं होता, चलिए हटाइए। गौरैया भी नहीं होती। वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। गौरैया कहाँ रह पाएगी, जल में, मर जाएगी, नहीं होगा। उनके शरीर पे सल्क, सांप के शरीर पे कौन सल्क पाया जाता है भाई, कछुए पे तो पाया जाता है, ये भी नहीं सही है। वे अंडे देते हैं, बिल्कुल सही, 4 के चारों क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट ईवीएस 2015 फरवरी का एग्जाम पेपर सोल्यूशन। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।